अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान में क्राइसिस की, जिसकी निशानदेही इमरान खान साहब बारहा कर चुके हैं। एक दफ़ा उन्होंने और भी मजीद कुछ कहा था। थोड़े से पीछे जाते हैं इमरान खान साहब को, आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह कह रहे थे कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो लूम कर रहा है ओवर अफगानिस्तान। देखिए जी। If we neglect Afghanistan right now, according to the UN, half the people of Afghanistan are already vulnerable. And by next year, almost 90% of people in Afghanistan will go below the poverty line. There's a huge humanitarian crisis looming ahead. And this will have serious repercussions, not just for the neighbors of Afghanistan. जी, सीरियस रेपरकशंस नॉट जस्ट फॉर द नेबर्स ऑफ पाकिस्तान, बात कर रहे थे इमरान खान साहब। और ये पूछना जरूरी है कि 90% जब लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जब चले जाएंगे लोग, तो ये फेवरेबल सर्कमस्टांसेस तो पाकिस्तान ने अपने लिए खुद क्रिएट किए थे। भारत का इन्फ्लुएंस खत्म किया था, काउंसिल खाने बंद हुए थे, और साथ ही साथ हमने देखा था कि भारतीय इन्फ्लुएंस या भारतीय मुदाखलत जो हो रही थी अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में, उसको रोकने की पूरी कोशिश की थी। अफगान तालिबान पर भी हमने तकिया किया। क्या ये तालिबान की हुकूमत है जो लोगों को पॉवर्टी लाइन से नीचे ले जाएगी? इस पर भी बात करना जरूरी हो गया है। और साथ साथ हम देखें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने क्योंकि अपने स्पेट ऑफ अटैक्स नहीं रोके, और हमने देखा कि सिर्फ एक माह में 48 फौजी और सिक्योरिटी एहलकार जो पुलिस अफसरान हैं वो शहीद हुए हैं अटैक्स में। ये सिर्फ एक माह का फिगर है। और आज शेख रशीद साहब ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि देयर विल बी नो सीज फायर उन लोगों के साथ जो आर्म्स उठाते हैं। सुनिए जी। सियासी लोगों से सियासी तरीके से बात करनी चाहिए, और अगर कोई हथियार उठाए तो उसको ताकत से उसके साथ जो जिस किस्म की मुखालिफ कुव्वत हो वैसे ही उससे डील करना चाहिए। जी, भारतीय अज़ाइम तो पाकिस्तान के लिए खैर ख्वाह नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह देखना भी जरूरी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अगर ये सीज फायर हम एंड कर देते हैं, सो कॉल्ड सीज फायर, और अफगान तालिबान को ये सिग्नल भेज देते हैं कि अब आपकी जो सरजमीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो क्या हम आने वाले वक्त में मुतहम्मल हो सकते हैं उन अटैक्स के जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से पॉसिबली हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जहां पर मुज़ाकरात की बात हो रही है, वहां पर जिन लोगों से मुज़ाकरात क्या हाथ भी नहीं मिलाया जाता था, आज देख रहे हैं कि जो बैसाखियों की बात करते थे, पता नहीं वो सर से हाथ उठा है कि नहीं उठा, लेकिन बैसाखियों की आज निशानदेही फजल रहमान साहब ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराहान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। और उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि GDA, काफ लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तीनों ही इत्तेहादी जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की अब शायद इस काबिल ना रहे कि इत्तेहाद कायम रह सके। तो हम अदम एतमाद की बातें भी सुन रहे थे, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज बड़ी मानी खेज है। आमिर खान साहब ने हुकूमती कारकर्दगी के बारे में क्या रिस्पॉन्ड किया, जरा आपको सुनाते हैं। जहां तक कारकर्दगी का सवाल है, तो हम माजी में इस मुल्क में चाहे वो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत रही हो, चाहे मियां साहब की हुकूमत रही हो, हम सबका हिस्सा भी रहे और इस वक्त PTI का हिस्सा भी है। तो हम तो किसी की भी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। जी, इत्मीनान तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी नहीं था, उनकी हुकूमत, उनकी कारकर्दगी पर, ना ही नून लीग की हुकूमत में उनको इत्मीनान हुआ, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें इत्मीनान बख्श सकी है। और साथ ही साथ उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया, वो सवाल बड़ा पॉइंट ब्लैंक है, जरा वो भी सुन लीजिए। आमिर साहब, आप हुकूमत में हैं या अपोजिशन में? अजीब सवाल किया है आपने। जाहिर है कि हम PTI के इत्तेहादी हैं तो हुकूमत में है, लेकिन हमारा शेयर, ये कि इसकी वजह जरूरी है कि हमारा शेयर जो है ना वो सिर्फ एक वजीर का है, उतना ही बोझ उठाएंगे जितना हमारा शेयर है। जी, अब ये एक वजीर का तस्करा किया है आमिर खान साहब ने। ये एक वजीर क्या वो IT वाले वजीर हैं अमीनुल हक साहब, और फरोग नसीम से कोई राब्ता नहीं है? क्या इत्तेहादी नहीं रहे, या पार्टी के लीडर नहीं रहे, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा नहीं रहे? इस पर भी जरा बात करनी जरूरी हो गई है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक पूरी फिजा बनाई जा रही है जिसमें कि हम आने वाले दिनों में कोई लॉन्ग मार्चेस देखेंगे, कोई हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में मजीद इजाफा देखेंगे। एक हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हमारे सामने है, हमने अब IMF की तरफ से जो रकम आएगी वो हमें कितना स्टेबल करेगी, कितनी महंगाई कम करेगी, इस पर भी बात करना जरूरी हो गया। हमारे साथ जी मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमारे साथ मौजूद हैं अता तारड़ साहब डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं नून लीग से, और हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। साथ ही साथ मैं सर आपसे सवाल करने से पहले, क्योंकि आप तीनों ही लीगल बैकग्राउंड रखते
हैं। तो मैं तारड़ साहब आपके पास पहले आऊंगी, क्योंकि आप देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक फैसला महफूज किया है जो कि साकिब निसार साहब के हवाले से है, जो राना शमीम साहब के एफिडेविट का मामला है और उनकी ऑडियो के फोरेंसिक का मामला है। अब हुकूमत कहती है फोरेंसिक हो चुका है, लेकिन आज एक और अहम बात उन्होंने की है कि क्या जो साबिक जजेस होते हैं, जो पेंशन भी लेते हैं, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भी लेते हैं, क्या वो स्टेट का हिस्सा होते हैं? तो क्या स्टेट उनसे सवाल करना उनको मुनासिब नहीं है? क्या उनको पेश नहीं होना चाहिए? और ये फैसला महफूज किया गया है, आपको क्या लगता है क्या फैसला आएगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं तो पहले दिन से ये मेंटेन कर रहा हूं कि एक ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस के ऊपर एक एलिगेशन लगा है एंड इट इज इनकम्बेंट अपॉन हिम कि वो भी इस फोरम के सामने आते और आकर कहते कि जी ये जो कुछ कहा जा रहा है ये गलत है। कोर्ट ने जो किया खुद नोटिस लेते हुए किया, पार्टीज को नोटिस इशू किए, बुलाया, उनका मौकफ सुना। तो जो मरकजी किरदार है इस सारे मामले का वो तो कहीं किसी फोरम के सामने मौजूद नहीं है। तो अगर फैसला महफूज कर भी लिया है तो क्या मेन अक्यूज जिस पे सारे इल्जामात लगे हैं उसका मौकफ सुने बगैर किया जाएगा? और क्या राना शमीम साहब जो स्टैंड करते हैं अपने एफिडेविट के हवाले से, तो क्या यकतरफा तौर पे उनके खिलाफ फैसला आएगा? कैन इट बी कंसिडर्ड अ डिसीजन, जबकि आपने मरकजी किरदार को बुलाया ही नहीं? और मैं ये समझता हूं कि ये साकिब निसार साहब को इसमें सफाई अपनी देनी चाहिए थी। उनका किरदार तारीखी तौर पे मुतनाज़ा रहा है। उन्होंने सर्टन पॉलिटिकल एलिमेंट्स को टारगेट किया और सर्टन पॉलिटिकल एलिमेंट्स को रिलीफ दिया। अब बतौर जज क्या उनका कॉन्डक्ट ठीक था जब वो PKLI जैसे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से सवाल करते थे? या आपने वो वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि 3-4 MPs को तो मैं वैसे ही रिजाइन करवा के बाय इलेक्शन करवा लूंगा। तो देखिए ये तारीख का हिस्सा है, ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है जो राना शमीम साहब ने आके बात की। इट इज अ सीक्वेंस, यानी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मौजूद हैं जिसमें पॉलिटिकल बायस नजर आता है, जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अंसर नजर आता है, और जिसमें यह समझ आती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी या चंद पॉलिटिकल एलिमेंट्स के खिलाफ आपने कार्रवाइयां की। तो मैं तो यह समझता हूं कि जब तक साकिब निसार साहब कोर्ट के सामने ना आ जाएं और अपना मौकफ ना दे दें, तब तक इसका फैसला नहीं होना चाहिए। और इट्स हिज वर्ड अगेंस्ट द वर्ड ऑफ राना शमीम। इन दी इवेंट के फोरेंसिक ना कराने का फैसला किया जाए तो नून लीग के पास कोई स्ट्रैटेजी है आगे इसको कैसे परसू करेगी? क्योंकि अब तक तो आप लोगों ने परसू नहीं किया, लेकिन अगर आप लोगों को ये ओपनिंग मिलती है तो आप कुछ करेंगे? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि इसका बिल्कुल जरूर फोरेंसिक होना चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि ये जो मामलात हैं ये किस तरीके से हुए। और देखिए, मैं अभी भी आई स्टैंड बाय इट कि जहां जहां नाइंसाफी हुई है, वो चाहे अरशद मलिक की वीडियो वाला मामला हो, वो चाहे बाकी जितने शवाहिद हम सामने लेकर आए हैं, तो इसमें भी जरूरी है कि इसका जरूर फोरेंसिक करवा के और हकायक अवाम के सामने आने चाहिए। एंड आगे फ्यूचर के अंदर देखिए, हम राना शमीम साहब ने अपने ताई इस केस को डिफेंड किया, मगर अगर फ्यूचर में किसी फोरम के सामने हमें ये मौका मिलेगा तो बिल्कुल वी वुड लाइक टू बिकम पार्ट ऑफ इट, और हम ये प्रूव करेंगे कि ये सारे मामलात जो हैं ये एक पॉलिटिकल बायस के तहत होते रहे। ठीक है, हैदर जमान कुरैशी साहब, आई जस्ट वांट योर पर्सपेक्टिव आल्सो, क्योंकि आज ये कमेंट्स भी कोर्ट में हुए कि जिन जजेस के खिलाफ एक पूरी ट्रोलिंग होती है वो जजेस वाकई लगता है कि सही काम कर रहे हैं। तो क्या हम ये नतीजा अखज़ कर लें कि जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर भी जो मजीद जो बहुत शदीद ट्रोलिंग हुई थी वो भी इस बात का इंदिया देती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना। मैं समझता हूँ ट्रोलिंग बेंचमार्क नहीं होता किसी भी जज की का, चाहे वो उसकी जजमेंट्स को देखना हो, उसके कंडक्ट को देखना हो, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। और जो अपेलेट कोर्ट्स होती हैं वो देखती हैं कि जब एक हाई कोर्ट का जज है उसकी जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कितना अपहोल्ड किया और किस तरह के स्ट्रक्चर्स पास किए। हमें आज़ाद अदलिया के दौर में आने के बाद से 3 बड़े अनोखे जुडिशल एक्टिविस्ट चीफ जस्टिस मिले। इफ्तिखार साहब थे, फिर साकिब साहब थे, और एक कल परसों ही रिटायर हुए जिनको अब जिनको अब ताहयात फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि उन्होंने बड़े लैंडमार्क केसेस सर, उनकी अपनी सिक्योरिटी काफी, मतलब ही इज मेड सम लैंडमार्क जजमेंट्स।
जी बिल्कुल, वो तो फिर सीटीडी के लोगों को भी लाइफ टाइम चाहिए। उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत सेंसिटिव काम किए हैं, हमारे और भी इदारे हैं। तो फिर ये टेररिस्ट कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं, जो और बड़े सेंसिटिव केसेस सुनते हैं, जो मातहत अदलिया है, उनकी सवाल हो सकता है। लेकिन ये फिर एक रविश सही नहीं होगी। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो तारड़ साहब ने भी बात की, मुझे याद पड़ता है जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने एक बड़ी एग्जॉस्टिव जजमेंट दी थी। उसके अंदर बड़े वाजे पैरामीटर्स ले डाउन कर दिए गए थे। ऑडियो वीडियो एविडेंस कब एडमिसिबल होगा, क्या उसके हुदूद व कयूद होंगे, वो फोरेंसिक भी होगा, उसके अलावा बहुत सारे मामला थे। हम उस दौर में ऐसा ना, जहां जिन वीडियोस का फोरेंसिक होना होता है, चाहे वो सर से पांव तक चूमती हुई कड़ियों वाली हों या जज साहबान की हों, उसका तो फोरेंसिक होता नहीं है। और ना जाने मुबैना ऑडियो और वीडियोस का फोरेंसिक होने लग जाता है या उस पर बात हो जाती है। as a student of law, and I would say कि कोई भी ट्रायल या कोई भी फैसला जो है, वैसे इस मुल्क में अगर कोई चीज महफूज है तो फैसले ही महफूज होते हैं, और तो कोई आप और हम तो महफूज नहीं है। लेकिन एविडेंस की प्रॉपर रिकॉर्डिंग के बाद अगर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है तो वो फैसला in the eyes of law. Okay, Adil साहब, I got your point. Sorry, I have to move on. वलीद इकबाल साहब, I would just like your comment ताकि हम इस इशू को क्लोज कर दें, क्योंकि फोरेंसिक होने के सूरत में आप लोग तो कहते हैं फोरेंसिक हो चुके हैं, और ये वीडियोस जो हैं, ये ऑडियोज जो हैं, ये कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से जोड़ी गई हैं। एक जगह कोई और जगह बोला गया है, फिर साकिब निसार साहब ने कहीं और गुफ्तगू की और उन दोनों को जोड़ा गया है। तो अब तक आपने जो फोरेंसिक आया है उसका ये नतीजा है। तो आया कि अगर ये फोरेंसिक होता है तो आपको लगता है नतीजा वही होगा? देखें जी, मैं जिस बात पे तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ जी, वो ये है कि तारड़ साहब ने जो एक्सप्लेन किया है केस को, और जिस तरह से वो समझते हैं कि उसके मरकज़ी किरदार जो हैं वो मियाँ साकिब निसार हैं, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये बात बिल्कुल गुमराह कुन है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ। गुमराह कुन इसलिए है क्योंकि इस केस में जो मरकज़ी किरदार है वो राना शमीम है, और इसमें जो मरकज़ी इशू है, जो मामला है, वो यही है कि शरीफ खानदान का वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। और एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री है अदलिया के साथ जो है उनकी डीलिंग्स में। कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना, वो स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और वो सारा सिलसिला, जजेस को फ़ोन करना, जिसका सारा रिकॉर्ड वो भी अवेलेबल है। जो आपको मालूम है, जब बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के ऊपर वो केसेस चल रहे थे, जब वो जो थे सैफुर रहमान साहब, एहतसाबुर रहमान जिनको प्यार से उन दिनों में कहा जाता था, वो सारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अदलिया को यरगमाल बनाना, अदलिया के ऊपर दबाव डालना, एक माफिया की तरह ऑपरेट करना इस तरह की डीलिंग्स में। और ये इसमें जो मरकजी किरदार हैं वो तो मैंने अर्ज कर दिया, राना शमीम है। और जो मरूजी हालात हैं वो ये है कि वो एक एफिडेविट जो है वो कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, किधर साइन हुआ, कौन उसके पीछे था, क्या था। असल बात ये है, मियाँ साकिब निसार का तो बीच में ज़िमनी या वो जिसे कहते हैं एक टेंजेंशियल किस्म का जिक्र है। तो ये असल केस जो है और ये फैसला जो महफूज हुआ है, हमारी तवक्को यही है और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि इससे यही, क्योंकि ये सारा उसकी टाइमिंग, ये जो लीक या जो ये एफिडेविट या बयान हल्फी था राना शमीम वाला, उसकी टाइमिंग और उस वक्त जो केसेस चल रहे थे, वो एक, क्योंकि केस ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि क्या ये अदलिया और अदालतों की कार्रवाई में मुदाखलत है, इंटरफेरेंस है, उनको इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। और ये जिस तरह ये हाइब्रिड वॉर और मॉडर्न ये चीजें चलती है ना, ये हाइब्रिड इधर भी चलता है, इस तरह की चीजों के अंदर भी, इस तरह के तरीकों से। वलीद इकबाल साहब, कल से हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में एक क्राइसिस है। जाहिर है कि BLA इज एट अप इन आर्म्स अगेंस्ट द मिलिट्री। तो आपकी क्या समझते हैं, क्योंकि कल से ये बात बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि क्या हमें जो असला हमारे खिलाफ उठाते हैं, क्या हमें उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, बात करनी चाहिए, सीज फायर करना चाहिए, जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान साहब ने, आपकी हुकूमत ने एक पोजीशन ली है। और साथ ही साथ ये भी बात की जा रही है कि TLP का मुआहदा जो है वो अब तक खुफिया है, उसकी भी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। तो इन तमाम तर चीज़ों के बाद आज शेख रशीद साहब का एकदम से ये यू टर्न लेना, आपको क्या लगता है कि मतलब डिड वी गिव इट इनफ टाइम, और क्या ये कोई यू टर्न है या चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है गिवन सिचुएशन में? देखें जी, अब आपने दो मुख्तलिफ दहशतगर्द या तखरीब कार तंजीमों के नाम लिए,
तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। जी अब इनके बस मंज़र और उनके माजी तो मुख्तलिफ हैं, और उनके जो जिस चीज़ के ऊपर वो खड़े हुए हैं, जिन जो समझते हैं, उनके नाम नहाद जो उनके उसूल हैं, वो बिल्कुल अलग-अलग मामलों के ऊपर हैं। लेकिन तो BLA का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो कभी वो किसी मुआहदे या किसी गुफ्तगू या उसका तो कोई वो मामला आया ही नहीं। Right. TTP के हवाले से ये बिल्कुल आया। मैं अमूमी बात आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी और उनका हुकूमत में आने से बहुत से साल, बल्कि 1-2.5 से ज़्यादा भी पहले का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि अमन को मौका देना चाहिए, यानी गिव पीस अ चांस। वो मौका कितना होना चाहिए या क्या होना चाहिए और उसमें दीगर हुकूमतों के क्या तजर्बे रहे हैं, वो अपनी जगह बात है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो अपनी जगह है। तो यस, जहाँ सियासी तरीके से गुफ्तो शनीद से बग़ैर क़ुव्वत के इस्तेमाल के, बग़ैर खून खराबे के अगर मामला हल हो सकता है, उसे मौका तो ज़रूर देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ताल्लुक है, शेख रशीद साहब ने कोई यूटर्न नहीं लिया। उन्होंने तो वो बात सिर्फ दोहराई है कि नवंबर 2021 से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खुद ये कह दिया हुआ है कि सीज फायर जो है वो खत्म है, तो मुज़ाकरात का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। ठीक है, सॉरी, जो हथियार उठाएगा, जिस तरह वजीर दाखिला ने कहा, जो हथियार उठाएगा रियासत के खिलाफ उसको फिर निशाना बनाया जाएगा और उसका कला कमा किया। ठीक है, हथियार तो TLP ने भी उठाए थे सर, उनके साथ भी मुआहदा हुआ था। हथियार तो TLP ने भी उठाए थे, उनके साथ भी मुआहदा हुआ था। और साथ साथ हम ये भी आपको बता दें कि जो इस वक्त सूरत हाल बनती नजर आ रही है कि ऊपर सिमिलैरिटी नहीं है, सिमिलैरिटी TLP और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से है, लेकिन इस पर हमें हुकूमत का भी अपोजिशन का भी नैरेटिव लेना है और उनकी भी पोजीशन जाननी है। एक वक्फे के बाद जी वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अता तारिर साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं नून लीग से, बैरिस्टर हैदर ज़मान कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कमिंग बैक सर, तारिर साहब, हम बात कर रहे थे ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से भी, और ये कि ये यू टर्न शेख रशीद साहब ने लिया है या नहीं, क्योंकि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था जी कि हम सीज़ फायर कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। अफगान तालिबान ने हमें ये बावर करा दिया है कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ये अटैक्स में कोई कमी नहीं आई। फाइनली आज शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि सीज फायर खत्म हो गया है। दूसरी तरफ अगर आपको याद हो सर, ये इंटरफेथ एंड हार्मनी के हवाले से ताहिर अशरफी साहब के लिए एक स्पेशल पोर्टफोलियो बना। अब पता नहीं उसके बाद कितनी फेथ में हार्मनी आई है, वो तो हम नहीं कह सकते। दूसरी तरफ रेकंसिलिएशन एंड हार्मनी एक बलोचिस्तान सूबे के लिए शाहजहान बुक्टी साहब को भी मुकर्रर किया गया था। तो क्या हैव वी एग्जॉस्टेड ऑल ऑप्शंस? उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं BLA के हवाले से भी और TTP के हवाले से भी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो ये है कि पिछले 2-2.5 हफ्तों के अंदर आर्म्ड फोर्सेस के जवान शहीद हुए, अफसर शहीद हुए, पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। इधर लाहौर में जो ब्लास्ट हुआ, तो एक तो उनकी कुर्बानी को खिराज तहसीन है। और देखिए, ये एक सर्ज आया है टेररिज्म के इंसिडेंट्स के अंदर। लाहौर में एक IED ब्लास्ट हुआ, इस्लामाबाद में 2 दफा पुलिस की चेक पोस्ट पे हमला हो चुका है। अब ये पंजगूर में और नौशकी में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो देखिए ये एक सर्ज है, एक राइज है टेररिज्म के इंसिडेंट्स के अंदर। और मैं ये समझता हूं कि एक लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कह लें उसको, कि जो नेशनल एक्शन प्लान था, जो एपेक्स कमेटीज बनी थी पंजाब के अंदर, तो फॉर श्योर आई कैन टेल यू कि नेशनल एक्शन प्लान पे पिछले 8-9 माह में कोई मीटिंग नहीं हुई। एक मीटिंग हुई, उसका एजेंडा कोरोना के ऊपर था। इसी तरह एक मुझे लगता है कि स्टेट कोई डिनायल में है, कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं। तो बात यह है कि ये नेशनल एक्शन प्लान पे इंप्लीमेंटेशन क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? और इसके रूट कॉज तक पहुंचना कि ये अटैक्स चले, लेट सपोज ये कोई और सरजमीन भी अगर इस्तेमाल हो रही है इन कामों के लिए, हैंडलर्स तो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमले तो पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो इनकी सोर्स ऑफ फंडिंग तक पहुंचना, इनके सोर्स ऑफ वेपनरी तक पहुंचना कि असला कहां से जो है वो सप्लाई हो रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोग ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बड़ा सीरियस मामला है, बड़ा सेंसिटिव मैटर है, और मुझे गवर्नमेंट जो है वो काफी हद तक इन डिनायल लगती है। देखिए, हम इस चीज से गुजरे, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब के बाद नेशनल एक्शन प्लान पे इंप्लीमेंटेशन आसान नहीं था, और इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तहत बहुत सख्त डिसीजंस लिए गए।
और वो तमाम मकातबे फिक्र पर लागू किए गए। लाउड स्पीकर पे बैन था, वॉल चॉकिंग के हवाले से, हेट लिटरेचर के हवाले से, तो उसमें पॉलिटिकल विल थी, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। कराची ऑपरेशन बहुत बड़ी एग्जांपल है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे, कोर कमांडर कराची मौजूद होते थे, डीजी रेंजर सिंध मौजूद होते थे, होम सेक्रेटरी मौजूद होते थे, आईजी पुलिस मौजूद होते थे, तमाम स्टेक होल्डर्स एक मेज पे बैठते थे और बकायदा सिचुएशन का रिव्यू लिया जाता था। देखिए, इस मामले को अगर सिर्फ बयानबाजी की हद तक महदूद किया गया गवर्नमेंट की तरफ से तो वो अफसोसनाक है, और गवर्नमेंट को फैसला करना होगा कि अगर इन इंसिडेंट्स को रोकना है तो छोटी छोटी चीजें हैं। अब आप देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद लॉ एंड ऑर्डर जो जिम्मेदारी है वो सूबों की है। राइट। अब पंजाब में आपने एक उस्मान बुजदार बिठाया हुआ है जिसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई इंटेलेक्ट नहीं है। सीएम नंबर 1 है। हमारे सेफ सिटी के आधे से ज्यादा हमारे सेफ सिटी के आधे से ज्यादा कैमरास खराब पड़े हैं जी। कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं है, राइट। कोई केपीआईज नहीं है। तो ये देखिए, ये पॉलिटिकल विल का मामला है। जब पॉलिटिकल विल होगी तो इन मामलात का हल निकलेगा। अगर इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट डिनायल में रही तो फिर खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा होगा। ठीक है। कुरैशी साहब, कमिंग टू यू, क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेव्ड द वे फॉर स्वात ऑपरेशन, और ये बहुत जरूरी होता है कि अगर आप फुल थ्रॉटल जाते हैं किसी के खिलाफ या यू वांट टू एक्चुअली एलिमिनेट दिस टेरर एलिमेंट, तो आप एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करते हैं। यहाँ पर हमें खुफिया मुआहदे नजर आते हैं, मतलब कोई 4 लोग एक बात करते नजर आते हैं, मतलब आपकी इन कैमरा ब्रीफिंग्स भी होती हैं, सेनेट की भी, पार्लियामेंट की भी, लेकिन नो इंफॉर्मेशन इज फिल्टरिंग आउट कि पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड हुआ है कि नहीं हुआ। आज तक हमें नहीं पता टीएलपी के साथ क्या खुफिया मुआहदा किया गया और आया कि करना भी चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। पार्लियामेंट में इसकी बहस नहीं होती। आप क्या समझते हैं, अगर हमने ये फैसला कर लिया कि सीज फायर विद टीटीपी इज एंडिंग, आर वी रेडी फॉर द सर्कमस्टांसेस दैट विल फॉलो? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई 2008 में, उससे पहले तो हमने एक और पॉलिसी चल रही थी, और उस पॉलिसी के नतीजे में 8-10 साल हम तो किसी न किसी तरीके से एक शराकत में थे ना, हैंड एंड ग्लव थे वक्त के आगाज व मकासद। बट देन वर्ल्ड चेंज एंड एवरीथिंग फैशन चेंज्ड एंड थिंग्स बिकेम इनटॉलरेबल। अच्छा, और उसके बाद हमें पाकिस्तान को अपने मफाद को देखना था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल विल दिखाई, और उस वक्त भी नेशनल कंसेंसस इवॉल्व किया, और बड़ा एक कामयाब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ऑपरेशन किया। उसके बाद जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी उस सेंसिटिविटी को समझा, परखा, और फिर 2014 में एपीएस का वाकया हुआ, वो भी इसी टीटीपी ने किया था। अगर कुछ लोग भूल गए हैं तो उनको याद करवा दें। तो उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना। नेशनल एक्शन प्लान का मकसद यही था कि पूरी कौम, पूरी पॉलिटिकल क़यादत, अपनी अफवाज, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के पीछे खड़े हैं, और अब ये कोई दोहरी या इफ एंड बट एंड गुड एंड बैड और अच्छे और बुरे और ये नेटवर्क और वो नेटवर्क नहीं होगा। आई थिंक इनफ इज इनफ। अब उसके अंदर बहुत सारे मामलात थे, उसमें रूल ऑफ लॉ करना था सही, उसमें आपको सनसेट क्लॉज देके मिलिट्री कोर्ट्स दिए गए, उसमें आपको मॉरेटोरियम जो 2008 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने लगाया था डेथ पेनल्टी पे, उसको अंडू किया गया, और भी बहुत सारी चीजें थी सूबों में, जिस तरह तारर साहब ने फरमाया, हेट लिटरेचर, वॉल चॉकिंग, बहुत सारे इकदाम थे, 20 पॉइंट प्लस चार्टर था। लेकिन उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना था, और आपने देखा कि वो मेनेस ऑफ टेररिज्म, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, और वो सीपैक के वो फेजेस थे। फर्स्ट फेज था सीपैक का, जेसीसी एग्रीमेंट्स के तहत मेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, और कितने कोशिशें की गई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस जो रेज की, उन्होंने सीपैक को चलाया, और बाकी हुकूमतों ने सपोर्ट किया। लेकिन जब ये हुकूमत आई, इसने उन बहुत सारी चीजों को, ये तो इनकी तो एक हिस्टोरिकल बैगेज था जिसको ये प्राउडली क्लेम करते थे कि ये तो हम तो पीस चाहते हैं थ्रू डायलॉग।
देखिए, पीस थ्रू डायलॉग होता है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, Right. नॉट फ्रॉम द पोजीशन where the state is laying down arms to even processions, या जो सीक्रेट आप मुआहदे कर रहे हैं और अपनी कुरैशी साहब, can I ask you a question? Can I ask you a question? ये बात होती है कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इनके साथ मीडिएट करें या निगोशिएट करें, लेकिन ये बीच का रास्ता तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से क्या हो सकता है कुरैशी साहब? बिकॉज वो तो कहते हैं कि हमें एक इस्लामिक रियासत बनाना है, पाकिस्तान को एक शरीयत का नफाज चाहते हैं, और हम एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहते हैं, या जो भी हम कम से कम उसकी तरफ जाना तो चाहते हैं, हम हैं कि नहीं? लेकिन अब व्हाट इज द मिडल ऑफ द लाइन इसमें, मतलब क्या निगोशिएशन किस पे होगी अगर दो इतने अपोजिंग व्यू पॉइंट्स हैं? तो देखिए, it's a difficult start, but it's a very important start that we have to make. हमने बहुत सारा काम कर लिया है. देखिए, इस वक्त उनको जो शय मिल रही है वो इस सूरत में मिल रही है कि अफगानिस्तान में इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है. Right. और स्टेबिलिटी की ना वजह हम सब जानते हैं कि एक बहुत वहां बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ. अभी वहां पे इकोनॉमिक टर्मोइल है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, दुनिया ने अभी उनको रिकग्नाइज नहीं किया. जो गवर्नमेंट आई है बहुत सारी दुनिया में, और बहुत सारे मुल्क हमारे दोस्त भी उसमें शामिल हैं, वो उसको ऑल एनकम्प्रेसिव सब स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं कह रही. अब आपका इतना बड़ा पोरस बॉर्डर है, उन्होंने आपकी फेंसिंग खराब करनी शुरू कर दी. ये तो एक आइडियल सिचुएशन है आपके उस दुश्मन ममालिक के लिए, ये जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, और आप इसको जरूर देखें. ठीक है, आई नीड टू मूव ऑन. सॉरी सेनेटर इकबाल साहब, आई जस्ट वांट टू इंक्लूड यू इन दिस, क्योंकि ये बता दीजिएगा कि जो हमने कहा था कि तालिबान की जो हुकूमत आई है उसको हमने वेलकम किया, हमने भारतीय इन्फ्लुएंस को कर्टेल करने के लिए जो एफर्ट्स हुए हमने उनको वेलकम किया, और हमें लगा कि हमारे लिए अब माहौल साजगार हो जाएगा. लेकिन अब भी हमारी जो कॉल्स इंटरसेप्ट हो रही हैं, हम अफगानिस्तान में, भारत में, तो ये तमाम तर चीजें हम नहीं एलिमिनेट कर सके. और क्या इस नेशनल एक्शन प्लान को आप लोग फॉलो थ्रू नहीं कर रहे सर? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है. आपको अंदाजा होना चाहिए, हम सबको अंदाजा होना चाहिए कि ये जो बार बार एक हालत जंग जो आ जाती है पाकिस्तान में, उन इस जंग की नौयत क्या है. और अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की बात जिस तरह की गई कि ये वो प्रोविंसेस के पास है, मैं मिसाल दे रहा हूँ पिछली गुफ्तगू की, और वो 18वीं तरमीम के बाद वहाँ डिवॉल्व हुई है. वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो शुरू से ही लॉ एंड ऑर्डर हमेशा ही प्रोविंशियल मैटर था. और आप जाएं तो देखें लॉ एंड ऑर्डर के लिए वसाइल कितने हैं पाकिस्तान और उसके सूबों के पास, और थानों की हालात कैसे हैं, और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, और फिर ये वार किस तरह की है, और एनिमी के पास किस किस किस्म के तरीक़ेकार हैं. अब जिस तरह ये पंजगूर और नोशकी में जो वाक़या हुआ, ये एक नया तरीका अपनाया है इन्होंने स्नाइपर फायरिंग करने का, जिसके अंदर 7 जो है सिक्योरिटी एजेंसीज के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, और खुद को हमलावर भी सर, मतलब फिदायीन की एंट्री हो रही है. ये तो ये, और दूसरा ये BLA और TTP की आपने बात की, ये भी क्यास आ रही है कि ये अब आपस में इन्होंने कुछ एक ताउन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कुछ कोलैबोरेट ताउन तो सिर्फ भारत कर रहा है ना हमारे खिलाफ, चाहे वो TTP के साथ कर रहा हो या वो BLA के साथ कर रहा हो. नहीं जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. और जिस तरह मिसाल के तौर पे वो नारकली वाला वाकया बताया गया कि वहाँ IED इस्तेमाल हुआ, अब वो उसका जो है उसका जो क्रेडिट है वो लिया इन्होंने BLA वालों ने, लेकिन उसका तरीक़ेकार जो था वो TTP वाला था, वो जो हमला था. सो अब देखें, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहा ना कि जब काबुल जो है वो फॉल कर गया और अफगान तालिबान वहाँ आ गए, ये वेलकम करना या ना करना ये तो एक राय की बात है. उस सेटअप को रिकग्नाइज पाकिस्तान समेत किसी भी दुनिया के मुल्क ने नहीं किया हुआ, और जो पाकिस्तान बात कर रहा है ये बिल्कुल उसी की, जो पाकिस्तान जिस खदशे का, जिस अंदेशे का, और दुनिया भर को इसका एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर अफगानिस्तान को, जो कि एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रफी जो है वहाँ होने को है, मतलब खास तौर पे स्ट्रेंज के तालिबान के आने के बाद कैटास्ट्रफी होगी, और NATO फोर्सेस और US फौजी जब मौजूद थे तो तब नहीं थी कैटास्ट्रफी. दैट्स अ लिटिल वो मैं यही तो था, क्योंकि उस वक्त वहां वसाइल का इस्तेमाल हो रहा था. और अब आप देखें फेंसिंग के ऊपर हमलों की बात आई, ये दहशतगर्द कार्रवाई जो है वो हो रही है. आप देखें एक वहां जो सेटअप है अफगानिस्तान के अंदर, उसके पास जब ये वसाइल नहीं है, अगर आप उसको समझ लें, अगर उसमें
फौज है, उसमें कोई फाइटिंग फोर्सेज हैं, किसी भी किस्म के हों, जी कोई दहशतगर्द कहलाते हों, जी। जब तनख्वाहें तक देने के उनके पास नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि छोटी छोटी पॉकेट्स जो हैं वो यही करेंगी। ठीक है सर, बहुत माजरत, सॉरी छोटे छोटे पॉकेट, वो आपके वही छोटे छोटे पॉकेट्स आपके दुश्मन आएंगे पैसे लेने के लिए, अपना रोज गुजारा करने के लिए और साथ आपके ऊपर हमले करने के लिए, आपके दुश्मन के एजेंडे को पूरा करने के लिए। इसलिए वो अहम है। इसमें यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से नहीं बचाया गया तो यह सारा खित्ता डिस्टेबलाइज हो सकता है और दुनिया भर को टेररिज्म की थ्रेट है, जिस तरह 9/11 एक मौके पे हुआ था। ठीक है, थैंक यू, सीरियस बात है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सिंपल नहीं है। ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं। और सिंपल तो अदम एतमाद लाना भी नहीं है, और सिंपल तो बैसाखियां हटाना भी नहीं है, और सिंपल तो हाथ जो सर पर है वो भी हटाना आसान नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक के बाद। Welcome back to गूंज and thank you for your patience and thank you for my guests जिन्होंने बहुत पेशेंटली वेट किया। और हमारे पास वक्त कम है, लेकिन वलीद इकबाल साहब हैं, अता तारिर साहब हैं, बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर वेरी क्विकली, अता तारिर साहब, व्हाट इज हैपनिंग? फजलुर रहमान साहब कराची में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हाथ का जिक्र किया जाता, वो हाथ हटा है कि नहीं हटा, लेकिन ये जो हाउस ऑफ कार्ड्स जिन इत्तेहादियों पर रेस्ट कर रहा है, ये इत्तेहादियों का अपना तो से नहीं होता है कि पीछे हट जाएं, तो ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं या वाकई कोई स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग पीडीएम वाले? देखिए, जो गवर्नमेंट फेडरल में 10 सीटों की मरहून मिन्नत हो और पंजाब जैसे सूबे में 7 सीटों की मरहून मिन्नत हो और इत्तेहादियों के और आज़ाद उम्मीदवारों के सर पर हो, तो वो कई दफ़ा इत्तेहादियों का हाथ भी सर से उठ जाया करता है और आज़ाद उम्मीदवारों का भी हाथ सर से उठ जाया करता है। और महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और भूख की वजह से खानेवाल जैसे बाई इलेक्शन में उम्मीदवार ने खान साहब की तस्वीर तक नहीं लगाई। तो आने वाले दिनों में सियासी फ्रंट पे इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ये बहुत इनके लिए मुश्किल होगा पॉलिटिकली सरवाइव करना, क्योंकि अब इत्तेहादियों को भी ये रियलाइज हो रहा है कि अगले इलेक्शन में वो इनका बोझ नहीं उठा सकेंगे। इत्तेहादियों से भी लोग ये सवाल करेंगे और जो हुकूमत सारे बाई इलेक्शन हार गई हो, कराची जैसे शहर में वजीर का जिक्र उन्होंने किया, मुझे वेरी इंटरेस्टिंग। आमिर खान साहब ने जो एक वजीर का जिक्र किया, सर वो किसका जिक्र कर रहे थे? फरोग नसीम का कर रहे थे या आईटी मिनिस्टर का कर रहे थे? मतलब मुझे समझ नहीं आई कि किसको भूल गए। वो फरोग नसीम साहब से हमारी भी डीलिंग रही है जिस दौरान मियां साहब की ईसीएल का केस चल रहा था। फरोग नसीम तो अब क्योंकि बिल्कुल पीटीआई में जम हो चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल एमक्यूएम उनको ओन करती है, वो पीटीआई के रैंक्स में शामिल हैं एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है सर, अदम एतमाद पॉसिबिलिटी नजर आता है अगर इस तरह की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई जॉइंट काफ लीग के साथ या जीडीए के साथ? क्विकली सर। जी बिल्कुल जी, इट्स अ पॉसिबिलिटी और जब वक्त आएगा तो इसको जरूर ऑपोजिशन को एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात में बिलीव। ठीक है सर, वक्त मार्च से पहले आएगा बाद में। ओके सर, कुरैशी साहब, योर इनपुट ऑन दिस एमक्यूएम्स चेंज ऑफ हार्ट सर। देखिए, एमक्यूएम के चेंज ऑफ हार्ट्स जो हैं ओवरनाइट हुआ करते हैं और कुछ अरसे से वो सिग्नलिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आईएमएफ क्या जो ये बजट है इसके पास होने के बाद अब अदम एतमाद की राह बहुत हमवार हो गई है, क्योंकि पैसा तो आ जाएगा ना जी। तो जब पैसा आ जाए तो वक्त बंदा याशी भी करता है, मजे भी लेता है, तो और अगलों के साथ इश्तराक की बात भी करता है। तो हुकूमत इज आई थिंक नाउ इन टर्बुलेंट टाइम्स और विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुल्क के हालात भी ये हो रहे हैं और इनके पीपल्स पार्टी अदम एतमाद को सपोर्ट करेगी सर? हम तो प्रोपोनेंट्स हैं अदम एतमाद। तो अभी भी आप वहीं खड़े? ओके ओके, सॉरी शॉर्ट ऑफ टाइम। जी वलीद इकबाल साहब, ऑल इज वेल या ऑल इज नॉट वेल? ये इत्तेहादी ऐसे ही टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, ऐसी कारकर्दगी की आपकी थोड़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन असल में जाएंगे कहीं नहीं? नहीं, जब भी मखलूत हुकूमत हो या कोalition गवर्नमेंट हो तो इत्तेहादीज़ के साथ जो है वो नशेबो फराज या अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। मैं समझता हूँ मजमूई सतह पर या टोटलिटी में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि जो स्टेट बैंक अमेंडमेंट का बिल जिस तरीके से सेनेट के अंदर मंजूर हुआ और जिस तरह से वहाँ अपोजिशन का इंतशार और गैर मुत्तहद होना, ना सिर्फ ये बल्कि एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद जो है वो, जिनका एक दूसरे पे एतमाद ना हो वो हुकूमत में क्या अदम एतमाद लेके आएंगे और कोई एलाई उनकी तरफ माइल नहीं होगा। एलाइज हमसे शिकायत करते रहे, लेकिन उनकी ऑपोजिशन की कंडीशन जिस तरह की है,
मैं समझता हूं सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई हमारा LIPMLQ और MQM जो है वो अपोजिशन के साथ जाके जो है मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऑन दैट पॉजिटिव नोट सर। और उसका मतलब नहीं। ठीक है, थैंक यू इकबाल साहब, थैंक यू तारिक साहब, एंड थैंक सॉरी वी डिडंट हैव इनफ टाइम टू डिस्कस दिस इशू, बट ये इशू बहुत अहम है। अदम एतमाद अगर आना है तो एतमाद तो अपोजिशन जमातों को अपने आप में भी पैदा करना पड़ेगा, लेकिन एतमाद तो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है इत्तेहादियों का भी। क्या ये एतमाद ऊपर से टूट रहा है या नीचे से, ये हम देखना पड़ेगा। दैट्स अनदर शो, वी विल सी यू टुमारो।